हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। और आज हम लोग की क्लास 10th मैथमेटिक्स का 29वां लेक्चर है ना। हम लोगों ने यूनिट 2 ख़त्म कर ली और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3। इस यूनिट का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म या रैखिक समीकरण। खैर, पिछले लेक्चर में मैंने इस यूनिट में जो जो पढ़ना है उसका इंट्रो दे दिया था, फिर भी बता रहा हूँ। चलो, यूनिट का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चर आपको पता है क्या होता है ना? कोई भी ऐसी संख्या या कोई भी ऐसा पद जिसका मान हर एक दशा में समान नहीं होता है, अलग अलग परिस्थिति में उसका अलग अलग मान होता है। कोई भी ऐसी राशि, उसको चर राशि बोलते हैं। इसके बाद क्या यूज हुआ है? रैखिक। रैखिक बहुपद आप लोगों ने पढ़ा है ना। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे रैखिक का मान क्या होगा मैं बताता हूँ। आप लोगों के लिए यहाँ पे दो वर्ड नए हैं। पहला वर्ड है रैखिक, है ना, और दूसरा वर्ड क्या है? समीकरण। समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। मैं पूरी स्पेलिंग लिख देता हूँ। चलो, EQUATION। ये दो चीजें आपके लिए इस यूनिट में नई है। इस चीज से काफी ज्यादा इस चीज को आप लोग देख चुके हैं यूनिट 2 में, बट यहाँ पे ये चीज अलग होने वाली है। आप लोगों ने यूनिट 2 में देखा था AX + B टाइप का अगर कोई बहुपद हो तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? रैखिक बहुपद, है ना। अब यहाँ पे रैखिक का जो मीनिंग होता है वो ये है, कोई भी ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें प्रयुक्त चरों की जो प्रयुक्त चर होते हैं उनकी अधिकतम घात क्या हो? 1 हो। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें प्रयुक्त चरों की अधिकतम घात 1 हो। An algebraic expression in which the variables which are present have maximum power which is 1. Okay? तो ये किस टाइप का दिखता है मैं बता दूं। A1x + B1y + C1 = 0। कोई भी रैखिक समीकरण आपको रैखिक समीकरण आपको इस तरह का दिखेगा जिसमें A1, B1, C1 क्या है? कांस्टेंट, C1 ये तीनों क्या है? अचर, और x तथा y क्या है? चर। अब A1 और B1 पे कंडीशन क्या है कि A1 और B1 दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। A1 and B1 can't be 0 simultaneously। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। हमने जो भी अचर यहाँ पे प्रयोग किया है A1, B1, C1 की बात नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ x का गुणांक और y का गुणांक, ये दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते 0? देखो, अगर A1 और B1 0 हो गया तो सिर्फ C1 बचेगा बराबर 0। क्या कोई कांस्टेंट कभी 0 के बराबर होता है? C1 की वैल्यू मान लो मेरे पास 3 है, तो क्या 3 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। ओके, अब अगर यहाँ पे B1 0 हो गया तो क्या बचेगा? A1x + C1। हम इस केस पे आ जाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका रैखिक। किसी रैखिक को समझना यही है कि उसमें 2 वेरिएबल हो, चाहे 3 वेरिएबल हो, कितने भी वेरिएबल हो, लेकिन जितने भी वेरिएबल हो उन सब की अधिकतम पावर क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम पावर 1। x की पावर यहाँ पे 1 है, y की पावर 1 है। गॉट इट। अब हम लोग आते हैं समीकरण पे। समीकरण ऐसा बीजी व्यंजक है जिसमें हम लोग प्लस और माइनस के साथ साथ बराबर का यूज करते हैं। यूज ऑफ इक्वल साइन। बराबर का चिन्ह इस तरह बनता है ना। ऐसा समीकरण जिसमें ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें बराबर के साइन का प्रयोग होता है, बराबर के चिन्ह का। और समीकरण में प्रयुक्त चर, एक सेकंड ऐसे लिखना, समीकरण प्रयुक्त चरों के सभी, गलत हो रहा है यार, सभी मानों के लिए सत्य नहीं होते।
इसका क्या मतलब हुआ? मान लो मेरे पास कोई समीकरण है ax प्लस बी वाई बराबर 0, ये अपने पास समीकरण है, इसमें बराबर के साइन का यूज हुआ है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समीकरण के लिए कि समीकरण में प्रयुक्त जो चर हैं x और y, इनकी कोई भी वैल्यू रख दो तो ये समीकरण सत्य हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। x और y की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी जिनको यहाँ पे रखेंगे तो LHS बराबर RHS आएगा, वही x और y की वैल्यूज के लिए ये समीकरण क्या होता है? सत्य होता है ना। तो समीकरण क्या होता है, रैखिक क्या होता है, आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं इस यूनिट का जो मेन टॉपिक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा या पेयर। ओके, चलते हैं हम लोग सीधे इस पे। किन्हीं दो रैखिक समीकरणों का युग्म दिखता कैसे है, देखते हैं हम लोग। यदि x तथा y दो चर राशि हैं, ओके, x और y दो वेरिएबल्स हैं, a1, b1, c1 एंड तथा यहाँ पे लिखना है a1, b1, c1 तथा a2, b2, c2, ये सभी कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स मतलब अचर हैं। तब रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, व्यापक मतलब होता है स्टैंडर्ड, आई थिंक निम्नलिखित होगा। कैसे बताता हूं, हमें किसी रैखिक समीकरण के युग्म को दर्शाने के लिए दो चर राशियां चाहिए और 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो अचर राशियां चाहिए। तब हम किसी दो रैखिक समीकरण के युग्म को जो कि दो वेरिएबल में है उसको लिख सकते हैं। कैसे होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, पहला रैखिक समीकरण। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दूसरा रैखिक समीकरण। ये जो हमारे पास एक दो रैखिक समीकरणों का जोड़ा मिल गया, इसको हम लोग बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, है ना। ऐसे हम लोग लिखेंगे अ पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, है ना। अब हमारे पास इक्वेशंस आ गई, हमको पता है रैखिक इक्वेशन क्या होती है। देखो रैखिक है ना, क्योंकि x और y की जगह दोनों की घात 1 है। हमको पता चल गया समीकरण क्या होता है, जहाँ पे बराबर साइन का यूज होता है। अब हम लोग इस रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हल क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिखता हूं इसका हल होता क्या है एक्चुअली में। रैखिक, वही दो चर वाले वापस से लिखना है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। समीकरण युग्म का हल, ओके। जैसा कि आपने जीरोज में पढ़ा है, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, जो उस पॉलिनोमियल में जिस बिंदु का हम अगर पॉलिनोमियल में मान रखें तो वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, यही तो होता है रैखिक पॉलिनोमियल का जीरो। सेम किसी रैखिक समीकरण का युग्म का हल वो होता है जो x और y के वो मान जिसको हम यहां भी रख दें और यहां भी रख दें तो दोनों LHS और RHS बराबर हो जाए। क्या मैं कह रहा हूं, x तथा y के वे मान जो दोनों रैखिक
समीकरणों को संतुष्ट करें समीकरण युग्म का हल कहलाते हैं। ओके, ये होता है हल। हमें x और y के वो मान ढूंढने होते हैं जिसको हम इस इक्वेशन में रखें तो भी LHS बराबर RHS आ जाए, और इस इक्वेशन में रखें तो भी LHS बराबर RHS आ जाए। ओके, ये होता है किसी रैखिक समीकरण का हल। अब मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम दी हुई है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन का हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समीकरण युग्म कैसे बनाते हैं। ओके, अगर आपको बनाना आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की और आगे बातें करेंगे। अब हम लोग को क्या समझना है कि हम किसी रैखिक समीकरण युग्म को बनाए कैसे, है ना। हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, बड़ा ही सिंपल मेथड है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए और वहाँ पे आपने कुछ पेंसिल्स खरीदी और कुछ पेन खरीदे। ओके, मैं अराउंड लिखते भी जाता हूँ साथ साथ। पेंसिल मान लीजिए आपने x खरीदी, आपको पता नहीं आपने कितनी खरीदी। ओके, और पेन खरीदे आपने y, है ना। आपने एक दुकान से x पेंसिल्स खरीदी और एक y पेन खरीदे। अब आपको आगे डाटा दिया गया है क्वेश्चन में कि मान लीजिए आपने जितनी पेंसिल खरीदी उसके आधे नंबर में आपने पेन खरीदा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 20 पेंसिल खरीदी तो आपने 20 का आधा 10, आपने 10 पेन खरीदे। मैंने क्या बोला कि अगर आपने x पेंसिल खरीदी तो अपने पेन कितने खरीदे, x का आधा। तो इसका मतलब हमें यहाँ से पहली इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, जितनी आपने पेंसिल खरीदी उसका आधा आपने पेन खरीदा। ये तो कह रहे हैं ना, अगर हम लोग पेंसिल का आधा कर दें तो वो पेन की संख्या के बराबर हो जाएगा ना। तो मतलब x का आधा किसके बराबर होगा, y के। समझ आई पहली चीज। उसके बाद आपको अगर बता दिया जाए कि पेंसिल का रेट 3 रुपए प्रति पेंसिल है और पेन का रेट 4 रुपए प्रति पेंसिल है और आपके पास टोटल 20 रुपए थे, तो आपने कितने पेन और कितनी पेंसिल खरीदी। क्या बोला मैंने, अगर पेंसिल का रेट कितना है 3 रुपए और पेन का रेट कितना है 4 रुपए और आपके पास टोटल 20 रुपए थे, तो आपने पेन और पेंसिल खरीदने में कितने रुपए, पेन और पेंसिल कितने कितने रुपए के खरीदे, नहीं कितने पेन और कितने पेंसिल खरीदे, सॉरी। तो क्या आप इसको जस्ट अपने माइंड की मदद से आप पेन भी यूज कर लें, आपको पूरी इजाजत है। बिना रैखिक समीकरण बनाए क्या आप इसको निकाल सकते हैं। सोचने बैठ जाओगे, सोचते रह जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपने 3 रुपए की पेंसिल खरीदी और 4 रुपए का पेन खरीदा। जितनी पेंसिल थी उसके आधे पेन थे, टोटल आपने 20 रुपए खर्चा किया, तो आपने कितनी पेंसिल और कितने पेन खरीदे, नहीं पता पाओगे। अब देखो, पहली जो इंफॉर्मेशन थी उससे हमने एक समीकरण बना लिया, पहली इंफॉर्मेशन से कि जितनी पेंसिल है उसके आधे पेन है, एक समीकरण बना लिया। अब दूसरा समीकरण हम लोग कैसे बनाएंगे। पेंसिल x खरीदी आपने 3 रुपए की, अगर आपने 3 रुपए की एक पेंसिल खरीदी होती तो 3 रुपए लगता, 3 रुपए की 2 पेंसिल खरीदी होती तो 3 दूनी 6 रुपए लगा होता, 3 रुपए की 3 पेंसिल खरीदते तो 3 तिया 9 रुपए लगा होता। इसी तरह अगर आप 3 रुपए में x पेंसिल खरीदेंगे तो आपका कितना पैसा खर्च हुआ, 3x। ओके, अब अगर आप 4 रुपए में y पेंसिल खरीदेंगे तो आपका कितना पैसा खर्चा हुआ, 4y। मानते हो ना। और टोटल आपने कितना स्पेंड किया, 20 रुपीज 20। तो आपके पास 2 समीकरण मिल गए, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। यही है आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक ये है रैखिक है क्योंकि दोनों जगह x और y की घात 1 है, एक ये भी है रैखिक है क्योंकि दोनों जगह x और y की घात 1 है। इसकी तुलना पर अगर आप इससे करें तो a1x प्लस a2y प्लस नहीं a1b1 है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0। देखो सेम सेम लग रहे हैं ना, x यहाँ पे है, a1 की वैल्यू 1/2 है, और अगर हम y को इधर लाएं तो माइनस वाई हो जाएगा, तो b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू 0। इसी तरह a2 बराबर 3 है, b2 बराबर 4 है, और c2 बराबर क्या है, -20, है ना। ऐसे हम लोग एक रैखिक समीकरण युग्म तैयार करते हैं, है ना। अब आप लोग अगर 2-3 एग्जाम्पल से खुद से करेंगे तो आप लोगों को रैखिक समीकरण युग्म तैयार करना आ जाएगा। बाकी मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें तो मैं करवाऊंगा ही, ठीक है। अब हमें ये बनाना आ गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि हाउ डू वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। कैसे हम किसी रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, हल निकालने के 3-4 मेथड है। पहले तो आप लोग ग्राफ बना के निकाल सकते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन, उसके बाद विलोपन, और उसके बाद एक थी वज्र गुणन, है ना। तो सबसे पहले मैं ग्राफ से स्टार्ट करता हूँ, है ना। चलते हैं सीधे हम लोग किसी रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफ पर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे किसी रैखिक समीकरण युग्म के हल के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किसी रैखिक समीकरण के युग्म का हल होता क्या है। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि x और y के वे सारे मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें उस रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाते हैं। ओके, अब कोई भी रैखिक समीकरण का जो हल होगा वो या तो सिर्फ एक मिलेगा, या तो अनंत मिलेंगे, या तो एक भी नहीं मिलेंगे। आपको कोई भी ऐसा रैखिक समीकरण युग्म नहीं मिलेगा जिसका हल 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, कतई नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का हल या तो एक मिलेगा, हल या तो एक, ये सही नहीं लग रहा है, या तो एक हल मिलेगा, ऐसे सही होगा, या तो एक हल मिलेगा या अनंत हल मिलेंगे। अनंत मतलब बहुत सारे, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, या फिर एक भी हल नहीं मिलेंगे। 3 पॉसिबिलिटी है। है ना, किसी भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 3 पॉसिबिलिटी है, या तो हमें एक हल मिलेगा, या तो अनंत हल मिलेंगे, और या तो 0 मतलब एक भी हल नहीं मिलेंगे, है ना। जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये कंडीशन मिलेंगी। अब इन तीनों के लिए कोई नाम होगा, है ना। अगर किसी रैखिक समीकरण का एक हल मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनंत हल मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक को हल नहीं मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी होती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। संगत इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और होता है असंगत, इनकंसिस्टेंट। कोई रैखिक समीकरण संगत कब होता है, रैखिक समीकरण युग्म, जब उसका एक या तो अनंत हल मिले, है ना। जिस रैखिक समीकरण युग्म का कम से कम एक हल मिले, कम से कम एक हल मिले, तो ऐसे रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग बोलते हैं संगत। अब असंगत किसे बोलते हैं, जिस रैखिक समीकरण युग्म का एक भी हल ना मिले,
लो, अभी तक 3 कंडीशंस थी, मैंने 2 में रिड्यूस कर दिया। उसको क्या बोलते हैं? असंगत, है ना। ओके, अब हम लोग चलते हैं सीधे ग्राफ से किसी रैखिक समीकरण युग्म का जो हल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? आलेखन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना, है ना। इसके लिए तो आपको ग्राफ आना चाहिए, मस्ट चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको किसी 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाना आना चाहिए, है ना। कैसे ग्राफ बनाते हैं? बहुत इजी है, कुछ ही स्टेप्स में आपको आ जाएगा। पहले तो ग्राफ पे हम देखेंगे कैसे। हमारे पास 2 रैखिक समीकरण रहेंगे, हम पहले एक का ग्राफ बनाएंगे, फिर हम दूसरे का ग्राफ बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि वो दोनों ग्राफ जिस बिंदु पर कट करते हैं वही उन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों का क्या होता है? हल होता है ना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। माना एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं, पहले मैं इसको लिख देता हूं क्या होता है। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में समीकरणों का ग्राफ जिस बिंदु पर समीकरणों के ग्राफ्स, क्योंकि 2 समीकरण है ना, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, शून्यक में पढ़ा था ना, जैसे किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जहां पे काटता है वो उसका शून्यक होता है, तो उसी के सिमिलर ये भी है। हम दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाएंगे और उन दोनों के ग्राफ जहां पे कट करेंगे वो उसका हल हो जाएगा। जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वह उस रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाता है ना। हल होता है, एक्चुअली कहलाना विल नॉट बी ओके। आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिया रहता है ना, तो उसमें कोई भी बिंदु ऐसे लिखाया जाता है ना, एक्स कामा वाई, तो आपको जिस बिंदु पे भी आपका ग्राफ कट करेगा वहां पे एक्स और वाई के एक एक मान मिलेंगे, वही उस रैखिक समीकरण का क्या होता है? हल होता है ना। अब इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मैं एग्जाम्पल इसको मिटा के पूरा फिर से लिखता हूं ताकि ग्राफ अच्छे से मैं बना सकूं। ओके, पहला एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कीजिए, और हल हमें कैसे निकालना है? ग्राफ की मदद से। ओके, ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को एक तरीका पता ही होगा। इस समीकरण को हम लोग y बराबर समथिंग में चेंज कर लेते हैं और x के अलग अलग मान के लिए y के अलग अलग मान निकालते हैं और फिर बिंदु बना के 3-4 ठो लाइन मिला देते हैं तो वो ग्राफ बन जाता है ना। मैं यहाँ पे आपको स्पेशली किसी रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना एक यूनिक तरीके से सिखाता हूँ। मे भी कुछ लोगों ने पढ़ा हो, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो, स्टिल आप लोगों के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 उठाते हैं। समीकरण 1 से 4x + 3y = 24 अपना ये है समीकरण। हमें करना क्या है कि बराबर के उस पार जो संख्या है इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 24 को इधर लेते आए डिवीजन में, मतलब हम दोनों पक्षों में 24 का भाग दे दें, है ना। दोनों पक्षों में 24 से
भाग देने पर क्या मिल जाएगा दोनों तरफ? अगर हम 24 से भाग देंगे तो 4x इसके बटे में 24 आ जाएगा प्लस 3y इसके बटे में 24 आ जाएगा और बराबर 24 के बटे में भी 24 आ जाएगा। इससे कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। 4 से जब 24 को काटेंगे तो 6 आएगा, 3 से जब 24 को काटेंगे तो 8 आएगा। तो मतलब x बटे 6 प्लस y बटे 8 बराबर 1। अपने पास ये आ गया। अब देखो x के बटे में जितना नंबर है उतना x में ले लो, 6 है ना, ये पॉइंट ले लिया। y के बटे में जितना नंबर है उतना y में ले लो, ये ले लिया। अब इन दोनों को मिला दो, यही बन जाएगा तुम्हारा ग्राफ। सीधी रेखा बनानी है, ओके, ऐसे समथिंग बनेगी ना। चलो ये रेखा हमारी बन गई। किसका ग्राफ है ये? 4x प्लस 3y बराबर 18 का, है ना। ग्राफ बनाना बहुत ही ईजी है। हमें RHS में जो भी अचर दिया हुआ हो उसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए उस अचर से पूरे समीकरण में भाग दे देना है ना। और फिर उसके बाद x के बटे में जो आए उतना x अक्ष में ले लेना है, y के बटे में जो आए उतने कदम y में चल के दोनों को मिला देना है। ओके, आपको वो x अक्ष पे y का मान x बिंदु पे क्या, ये सब नहीं निकालना है। अब इसी तरह हम लोग इस दूसरे एग्जाम्पल समीकरण को उठाते हैं। आधा मैंने ब्लू से कर दिया, आधा ब्लैक से कर रहा हूँ। चलो समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपना क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, है ना। अब हमें इधर 18 की जगह 1 बनाना है तो क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, दोनों पक्षों में 18 से भाग दे देंगे ना, डिवाइडिंग बाय 18 इन बोथ साइड्स। भाग देने पर क्या मिलेगा हमें? 2x के बटे में 18 हो जाएगा प्लस 3y के बटे में 18 हो जाएगा बराबर 18 के बटे में 18 हो जाएगा। ये कैंसिल होकर 1 हो गया। 2 से 18 को काटेंगे तो 9, 3 से 18 को काटोगे तो 6। तो x बटे 9 प्लस y अपॉन 6 बराबर 1, ये आ गया। वापस हम लोग को वही काम करना है। x के नीचे जो है उतना x अक्ष में ले लो 9, y के नीचे जो है उतना y अक्ष में ले लो और दोनों को मिला दो। ओके, फिर से सीधी रेखा बनानी है। ओके, पहले मैं डॉट डॉट कर लेता हूँ। परफेक्ट, अब इसको मिला देते हैं, दूर तक ले जाते हैं। ये किस चीज़ का ग्राफ है? 2x प्लस 3y बराबर 18, यही है ना। ओके, अब हमें देखना है कि ये दोनों ग्राफ जिस बिंदु पर काटते हैं वो बिंदु कैसा है। देखो ये बिंदु कौन सा मिल गया हमें? 3,4, है ना। देखो x अक्ष में 3 है, y अक्ष में 4 है। तो ग्राफ की मदद से हमें इन दोनों समीकरणों का हल क्या आया? अतः समीकरण युग्म का हल x, y ये बराबर कितना आया? 3,4। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस समीकरण में दोनों में x बराबर 3 और y बराबर 4 रखो, आपको दोनों LHS और RHS बराबर मिलेंगे। रख के देखते हैं। यहाँ पे 3 रखा, 4 3 12 हो गया। यहाँ पे 4 रखा, 3 चौक 12 हो गया। 12 प्लस 12 24, पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड। यहाँ पे 3 रखा, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे 4 रखा, 3 चौक 12, 12 और 6 18, दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाइड। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप लोग इतनी आसानी से किसी भी समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरण युग्म का एक्चुअली आप लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। ओके, अब ये तो हो गई इस तरह सॉल्यूशन निकालने की बात। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों ने ये तो सीख लिया कि किसी भी रैखिक समीकरण में या तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, या तो अनंत सॉल्यूशन मिलेंगे, या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। तो कब कब हमारे पास ऐसी कंडीशन होगी, कब किसी रैखिक समीकरण में सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, कब किसी रैखिक समीकरण में अनंत सॉल्यूशन मिलेंगे, कब किसी रैखिक समीकरण का एक भी हल नहीं मिलेगा, ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी?
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज के लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल फिर से मिलते हैं हम लोग रात 8 बजे। थैंक यू।